तो इकोनॉमी का रिवीजन करने वाले हैं। ये है सेवा सेक्टर 5 यूनिट इकोनॉमी की। सेवा क्षेत्र की परिभाषा या संकल्पना। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो उत्पादन या वस्तु निर्माण के वजह सेवा उत्पादन करने पर केंद्रित होता है। इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं की उपलब्धता, प्रबंधन, वितरण पर प्रमुखता होती है। सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोग वस्तुओं के बजाय सेवाओं के उत्पादन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी आदि सेवाएं देते हैं। सेवा क्षेत्र की परिभाषा या संकल्पना। तो सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें उन आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है जो प्रायः मानव के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, परिवहन संबंधी सेवाएं और व्यापारिक सेवाएं। साथ ही इस क्षेत्र में इन सबके वितरण, प्रबंधन, आपूर्ति जैसे कारकों का भी ध्यान दिया जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व। तो भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, उसमें योगदान वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है। तो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में 55% और सबसे बड़ा हिस्सा है। कुल जीएबी में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.61% से बढ़कर 2025 में 55% हो गया है। तो जो सेवा क्षेत्र का योगदान है अब वो 55% हो गया है। तो सेवा जीडीपी में 55% योगदान है। रोजगार सृजन। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान किया गया है। तो सेवा क्षेत्र में कितना रोजगार प्रदान करता है? 30% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 40% योगदान सेवा क्षेत्र का है। तो 40% योगदान निर्यात जो करता है तो उसमें सेवा क्षेत्र का है, यानी भारत के लोग विदेशों में काम करते इतने। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक हो गई है। तो सेवा क्षेत्र में के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है। 2005 में 1.9% से 2025 में अब कितनी हो गई है? लगभग 4.5%, यानी 1 से 4 तक पहुंच गई है वैश्विक निर्यात में। तो ज़्यादा लोग काम करने विदेश जा रहे हैं। आर्थिक विविधीकरण, यानी सेवा क्षेत्र कृषि और उद्योग पर निर्भरता को कम करता है और अर्थव्यवस्था को विविध बनाता है। तो अर्थव्यवस्था को यह विविध बनाता है और कृषि और उद्योग पर निर्भरता कम करता है। विदेशी मुद्रा अर्जन। सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं के माध्यम से भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बिजनेस प्रोसेस मतलब जिससे, और सेवाओं के माध्यम से भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी बाहर विदेश में काम करते हैं तो भारत में देते हैं अपना योगदान। भारत के कुल एफडीआई में सेवा क्षेत्र का योगदान 40.70। एफडीआई भी काम करते हैं, जो विदेश का पैसा आता है तो यहाँ जो उद्योग लगते हैं तो उसमें सेवाएं देते हैं। सेवा क्षेत्र में शामिल प्रमुख गतिविधियां। तो वित्तीय सेवाएं, यानी वित्त सेवा में बैंक है, बीमा है, पूंजी बाजार है और निवेश के प्रबंधन के संबंध में जो सेवाएं हैं तो उनमें वित्तीय सेवाओं में योगदान देता है। फिर परिवहन और संचार, जैसे रेल परिवहन, हवाई है, सड़क है, जल परिवहन, टेलीफोन और इंटरनेट या डाक सेवाओं में सेवा क्षेत्र काम करता है। फिर सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म में दूर संचार जैसे क्षेत्र सारी चीज़ें आती हैं। फिर व्यावसायिक और पेशेवर, यानी डॉक्टर, वकील, सलाहकार, इंजीनियर, लेखक हैं जो वो व्यावसायिक सेवा में आते हैं और पेशेवर सेवा में। फिर सार्वजनिक सेवा, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और सहकारी प्रशासन, ये सब सेवाएं देते हैं। पर पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, यानी होटल में, पर्यटन में, मनोरंजन और रेस्टोरेंट आदि सेवाएं दी जाती हैं। अब है भारत में सेवा क्षेत्र का विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का विकास है तो 1950 से 2050 तक के बीच में, 1950 से 60 के बीच कैसा रहा? तो जीडीपी में लगभग 30% था जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर था। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से जीडीपी
सेवा क्षेत्र जीडीपी का लगभग 30% ही था। और पूरी जीडीपी क्या कहाँ तक थी, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में थी ये। और सेवा क्षेत्र जो था द्वितीयक क्षेत्र पर, वो प्राथमिक पर निर्भर था। फिर है 1970 से 1980 के बीच, तो इसका विस्तार का दशक है। इसमें इस सेवा क्षेत्र में जीडीपी का 35% तक बढ़ गया और परिवहन और बैंकों में वृद्धि हुई। तो 1970 से 1980 के बीच में बैंक एवं परिवहन बढ़ गया, तो इसके में 5% की वृद्धि हो गई। फिर उदारीकरण और 1920 से 2000 के, तो इसमें इसके मध्य उदारीकरण हुआ और आईटी का उदय हुआ, यानी सेवा क्षेत्र में जीडीपी का 40% तक हो गया। इसमें 5 और बढ़ गया तो 40% हो गया। और आईटी और बीपीओ सेवाओं के मतलब उदारीकरण हुआ, तो और सेवा क्षेत्र में मतलब लोग काम करने लगे। अब है 2000 से 2010 के बीच में, तो इसमें आईटी और वित्तीय उछाल आया, यानी सेवा क्षेत्र जीडीपी का 50% तक बढ़ गया। तो 40 सीधा 50 यानी 10% तक की वृद्धि हो गई। इसमें दूरसंचार आ गए और वित्त में तेजी के साथ काम किया इसने, आईटी और दूरसंचार में, वित्त में तेजी के साथ विकास किया। अब है 2010 से 2025 के बीच, तो डिजिटल सेवाएं और आधुनिक सेवाएं, तो सेवा क्षेत्र जीडीपी का लगभग 55% तक बढ़ गया। तो सेवा क्षेत्र क्या है, जीडीपी का 55% बढ़ गया। और इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई कॉमर्स और स्वास्थ्य में वृद्धि हुई। तो डिजिटल कॉमर्स में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, और जीडीपी का 55% है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु उत्तरदायी कारक, तो उत्तरदायी कारक कौन कौन थे, तो इसमें है पहले 1991 के बाद सुधारों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया। तो उदारीकरण का जब युग आया, आर्थिक उदारीकरण का, तो इस युग में उन्होंने क्या किया, 1991 के बाद के सुधारों ने बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया। फिर आईटी का विकास हुआ, तो इंटरनेट, डिजिटल नेटवर्क, आईटी और ई कॉमर्स में भी वृद्धि की। तो इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क ने क्या किया, आईटी और ई कॉमर्स में वृद्धि की। हमें शहरीकरण, तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि ने स्वास्थ्य और पर्यटन की मांग बढ़ाई। तो शहरीकरण हुआ जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और इसने स्वास्थ्य और पर्यटन की मांग बढ़ाई, तो उसमें सेवा क्षेत्र लग गया। तो सेवा क्षेत्र के बढ़ने के लिए सब क्या है, विकास हेतु उत्तरदायी कारक रहे। फिर है शहरी नीति, सहकारी नीतियाँ, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने सेवा क्षेत्र में सुधार किया। तो डिजिटल इंडिया ने और स्टार्टअप इंडिया ने सेवा क्षेत्र में सुधार किया। और वैश्विक व्यापार, आईटी और तकनीकी सेवाओं के निर्यात ने, आईटी में तकनीक ने और सेवा क्षेत्र के निर्यात ने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की, यानी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। और इसमें सेवा क्षेत्र ने काम किया, यानी वैश्विक व्यापार में तकनीक आई तो लोग और इसमें सेवा क्षेत्र में कार्य करने लगे। फिर है शिक्षा, तो उच्च शिक्षा ने कुशल मानव संसाधन प्रदान किए और इसमें लोग सेवा क्षेत्र में जोड़ने लगे। फिर है वित्तीय समावेश, तो बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल भुगतान ने पहुंच बढ़ाई, तो इसमें भी लोग सेवा क्षेत्र काम करने लगा। तो इस तरह सेवा तीव्र विकास के कारण क्या है, सेवा क्षेत्र में अधिक लोग जुड़ते चले गए और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। अब है आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण, तो 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीति से सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ने का अवसर दिया। विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और व्यापारिक अवसरों के विकास ने बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं और आईटी उद्योगों को मजबूत किया। तो सूचना संचार क्रांति का विकास हुआ, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का व्यापक विस्तार हुआ। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई।
फिर है इसे आईटी, बीपीओ और ई कॉमर्स जैसे उप क्षेत्रों में रोजगार और निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रोजगार, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार और निर्यात की सेवाएं क्या है, बढ़ रही हैं। शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव, तो शहरों में जनसंख्या का बढ़ना और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार सेवा क्षेत्र की मांग को बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, मध्यम वर्ग का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। शहरीकरण, तो सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सेवाओं की जरूरत में तेजी बढ़ रही है। फिर शहरी नीतियों और निवेश, तो सरकार की वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं में सुधार, जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा योजनाओं सेवा क्षेत्र के विस्तार में मदद कर रही हैं। तो ये सरकारी नीतियों में निवेश हो रहा है। फिर वैश्विक व्यापार और निर्यात अवसर, यानी भारत में सेवा क्षेत्र विशेषकर तकनीकी सेवाओं के निर्यात में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बना हुआ है। तो तकनीक सेवाओं में बढ़ रहा है और वैश्विक ग्राहक आधार और आउटसोर्सिंग के अवसर सेवा क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग के अवसर जो हैं वो सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा और कुशल मानव संसाधन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पेंशन शिक्षा ने सेवा क्षेत्र के लिए योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराए हैं। तो शिक्षा के कारण मानव संसाधन उपलब्ध हुए हैं। वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सुधार, बैंकिंग नेटवर्क, डिजिटल भुगतान प्रणाली और वित्तीय समावेशन ने सेवा क्षेत्र की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाया। तो बैंकिंग क्षेत्र है जो डिजिटल भुगतान प्रणाली ने क्या है, वित्त समावेशन ने सेवा क्षेत्र की पहुंच को और बढ़ाया है और गुणवत्ता को भी बढ़ाया है। निष्कर्ष है कि उपयुक्त कारक भारत में सेवा क्षेत्र के विकास को गति दे रहे हैं और इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील और रोजगार उन्मुखी क्षेत्र भी बना रहे हैं। सबसे गतिशील और रोजगार उन्मुखी क्षेत्र बना रहे हैं। सेवा क्षेत्र अब केवल आर्थिक वृद्धि का स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सेवा क्षेत्र केवल आर्थिक वृद्धि का स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सेवा क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इस सेवा क्षेत्र में पर्यटन आता है। पर्यटन का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपने स्थायी निवास से बाहर मनोरंजन, अवकाश के लिए या सांस्कृतिक अनुभव के लिए, शिक्षा या व्यवस्था अन्य उद्देश्यों से निश्चित अवधि के लिए किसी स्थान की यात्रा करना। तो वो क्या कहलाएगा? उसका पर्यटन है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा आधुनिक अवकाश स्थलों की यात्रा शामिल होती है। वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 5% था। 2035 तक इस योगदान को देश की जीडीपी में 11% होने का अनुमान है कि पर्यटन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो पर्यटन क्षेत्र में 2024 में 4.6 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, यानी 4.6 करोड़ लोगों को रोजगार पर्यटन से मिला, जब जीडीपी 5% में योगदान था। अब आगे और बढ़ेगा। तो वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन में लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है विदेशी मुद्रा आई, यानी विदेशों से भी पर्यटन 28 बिलियन डॉलर तक आ गया। फिर है विश्व पर्यटन सूचकांक 2024। विश्व पर्यटन सूचकांक जो है 2024 में उसने बताया कि भारत 39वें स्थान पर रहा पर्यटन के मामले में। भारत में शीर्ष 5 देशों से आने वाले पर्यटकों में अमेरिका है, सबसे ज़्यादा अमेरिका से लोग आते हैं, फिर बांग्लादेश से आते हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से लोग आते हैं। भारत में सबसे बड़े राज्य, क्योंकि वहीं अमीर विकसित राज्य हैं तो वहाँ के लोग ज़्यादा घूमते हैं। भारत में सबसे बड़े 5 राज्य जहाँ पर्यटन आता है तो गोवा में आता है, फिर केरल में आता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आता है।
भारत में पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं विविधता और समृद्ध धरोहर है। भारत में पर्यटन क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं में क्या है? विविधता है और समृद्ध धरोहर है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन है। तो भारत की विशेषताएं हैं कि विविधता भी है, संस्कृति भी है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अध्यात्म है यहाँ और धार्मिक पर्यटन है, चिकित्सा एवं वेलनेस पर्यटन है। फिर त्योहार और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। त्योहार भी है और सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं। विविधता और समृद्ध धरोहर। भारत को अतुल्य भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिमालय की पर्वतमालाएं, थार का रेगिस्तान, समुद्र के तट, वर्षावन, नदियाँ, झीलें इत्यादि भौगोलिक विविधता मौजूद है। तो विविधताएं बहुत सारी हैं यहाँ। फिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक में तो भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें ताजमहल, हम्पी, अजंता एलोरा की गुफाएं और कुतुब मीनार जैसी धरोहरें भी शामिल हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन तो भारत हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम और ईसाई धर्म की महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलियों का केंद्र है, जैसे वाराणसी, बोधगया, अमृतसर, पुष्कर। तो ये धार्मिक स्थल हैं। फिर चिकित्सा एवं वेलनेस पर्यटन तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और सस्ती आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत चिकित्सा पर्यटन का उभरता केंद्र है। यहीं लोग चिकित्सा कराने के लिए यहाँ आते हैं। सस्ते दामों पर चिकित्सा होती है। त्योहार और सांस्कृतिक विविधता तो भारत में दीपावली, ईद, पोंगल और दुर्गा पूजा, लोहड़ी, होली जैसे विविध त्योहार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत के पर्यटन क्षेत्र का महत्व तो आर्थिक योगदान देता है, आय के अवसर बढ़ाता है, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समावेशन करता है। इस समाज में अच्छी समानता बनी रहती है और क्षेत्रीय विकास भी होता है। सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति है। सो भारत सॉफ्ट पावर के रूप में विदेश नीति में भी यूज कर सकता है, ये उसकी शक्ति है। फिर आर्थिक योगदान देता है तो पर्यटन भारत की जीडीपी में लगभग 5% का योगदान करता है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा कराता है। आय के अवसर पर्यटन होम स्टे, स्थानीय व्यंजनों आय के अवसर में क्या है तो पर्यटन जो है स्थानीय व्यंजनों, सांस्कृतिक शिल्प के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले हैं जो नष्ट हो रहे हैं, तो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आय के अवसर पैदा करता है। क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समावेशन पर्यटन दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवेश और बुनियादी ढांचे को पहुंचाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समावेशन बढ़ता है। तो जनजातीय क्षेत्रों में निवेश करता है, बुनियादी ढांचे को पहुंचाता है, सामाजिक समावेशन में बढ़ावा देता है। सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति पर्यटन भारत की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देता है और अन्य देशों के साथ सद्भावना का निर्माण करता है। तो आपस में सद्भावना का निर्माण करता है। प्रवासी और धार्मिक सर्किट सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं। तो धार्मिक सर्किट हैं जो वो सेतु का कार्य करते हैं एक दूसरे को जोड़ने के लिए। भारत के पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां तो भारत में पर्यटन क्षेत्र में क्या चुनौतियां? बुनियादी ढांचे की कमी है, वैश्विक संदर्भ में पिछड़ी हुई स्थिति है, विश्व के संदर्भ में यहाँ की पिछड़ी हुई स्थिति है। प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है, जो उन्हें संसाधन जैसे विदेशी लोग आते हैं तो उन्हें अच्छे से सेवा दे सकें, तो संसाधनों प्रशिक्षित लोगों की कमी है। जटिल वीजा और प्रशासनिक प्रक्रिया है, यानी जटिल वीजा आसानी से नहीं मिल पाता लोगों को। फिर प्रचार और ब्रांडिंग की कमी है, अच्छे से प्रचार नहीं है पर्यटन स्थलों का और किया जाए, ब्रांडिंग की जाए। फिर मौसमी निर्भरता है, कहीं किसी मौसम में पर्यटन अधिक होता है, कहीं कहीं, और तो मौसमी की निर्भरता है। सुरक्षा कानून व्यवस्था भी ढीली है, जैसे पुलवामा में अभी हुआ था पहलगांव में, तो ये हमला, तो कानून व्यवस्था अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए। पर्यावरणीय दबाव है, पर्यावरण भी
दबाव हो रहा है। हमें बुनियादी ढांचे की कमी यानी परिवहन, सड़क, स्वच्छता और गुणवत्ता आवास सुविधाओं की कमी कई स्थलों पर देखने को मिलती है। यानी परिवहन या सड़क, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें कमियां हैं। हिमालयी धार्मिक क्षेत्रों जैसे सड़कों, हवाई अड्डों, आवासों के मामले में अविकसित है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के आवंटन तो वर्ष 2023 में 23-24 के अनुसार 41% हितधारक भारत के पर्यटन की संख्या बढ़ाने में बुनियादी ढांचे की कमी को एक महत्वपूर्ण बाधा मानते हैं। यानी बुनियादी ढांचे की क्या है, उसमें कमी है, तो उस कमी को महत्वपूर्ण बाधा मानते हैं। अब है वैश्विक संदर्भ में पिछड़ी हुई स्थिति। वर्तमान में पर्यटन भारत के जीडीपी का 5% योगदान देता है, जबकि वैश्विक औसत का 10% है। तो विश्व में जितना औसत पर्यटन होता है उसका सिर्फ 10% ही भारत में आ पाता है। स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पर्यटन जीडीपी का 12% है, जो इस क्षेत्र की क्षमता को दर्शाता है। तो भारत में पर्यटन अभी कम है। फिर है प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी। यानी गाइड जो कहते हैं पर्यटन में, होटल स्टाफ और पर्यटन प्रबंधन में प्रशिक्षण की कमी बनी हुई है। भारत आतिथ्य उद्योग के लगभग 47 मिलियन लोग कार्यरत हैं। भारत आतिथ्य उद्योग में 37 मिलियन लोग कार्यरत हैं, फिर भी उनमें से केवल 1% को ही उचित प्रशिक्षण प्राप्त है और उनके पास आवश्यक कौशल है। तो 1% लोग ही उचित प्रशिक्षण प्राप्त है और कौशल भी नहीं हुए। इस क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनुपस्थिति और कम वेतन के कारण सेवा की गुणवत्ता में असंगति आई है, जिससे अंततः पर्यटकों का अनुभव प्रभावित हुआ है। अब है वीजा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं। यद्यपि ई वीजा की सुविधा है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं पर्यटकों के लिए जटिल और धीमी हो जाती हैं। तो पर्यटकों के लिए क्या है, जटिल और धीमी हो जाती हैं। फिर जटिल परमिट प्रणाली और अंतर्राज्यीय यात्रा नियम। अंतर्राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं तो यात्रा नियमन ऑपरेशन और यात्रियों दोनों को निराश करते हैं, जिससे भारत की एक सुचारू और कुशल यात्रा गंतव्य के रूप में क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। प्रचार और ब्रांडिंग की कमी। कुछ देशों की तुलना में भारत अपने पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा। कुछ और देशों की तुलना में भारत अपनी पर्यटन की मार्केटिंग नहीं कर पाया है। वह मौसमी निर्भरता, यानी भारत का पर्यटन काफ़ी हद तक मौसमी और त्योहारी सीजन पर निर्भर करता है, जिसमें वर्ष भर समान आय नहीं हो पाती। यानी समान लोग वहाँ पर्यटन के लिए नहीं जा पाते हैं, और जब सीजन आता तब ज़्यादा लोग जाते हैं। फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था। तो पर्यटकों विशेषकर महिला पर्यटकों की सुरक्षा की एक बड़ी चिंता है। फिर पहलगांव की घटना ने लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे आगंतुकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर पर्यावरणीय दबाव। अंधाधुंध निर्माण, कचरे का प्रबंधन न होना और अत्यधिक भीड़ के कारण प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु सरकारी प्रयास और राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 तो 22 में पर्यटन नीति आई। पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास और निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर बल। तो पर्यटन सतत विकास और निवेश प्रोत्साहन पर इसमें बल दिया जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर तो उसको विश्व स्तर तक बढ़ाया जाए। भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाया जाए। अतुल्य भारत ब्रांड को सशक्त बनाना। क्षेत्रीय संतुलन विकास सुनिश्चित करना। स्थानीय समुदायों को पर्यटन से आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ना।
अगला है डिजिटल प्रमोशन और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया। डिजिटल तकनीक का और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेडिकल व वेलनेस पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और इको टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जाए। पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यावरण नीतियाँ अपनाई जाएं। सरल वीजा प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधार भी किए जाएं। भारत में अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना तो वर्ष 2025 में शुरू हुई। खनन पर्यटन यानी खनन का भी पर्यटन कराएंगे। झारखंड सरकार द्वारा खनन पर्यटन एक नवीन पर्यटन धारणा है जिसमें पर्यटकों को खनन क्षेत्रों, खाद्यान्न और खनन प्रक्रियाओं से परिचित कराया जाता है। यह पर्यटन एक वैकल्पिक रूप है जो औद्योगिक विरासत, खनन प्रक्रियाओं और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को प्रदर्शित करता है। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष यानी 2025 में शुरू हुआ। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को पूरा करता है। तो आदिवासी जो है गांव, तो उनमें बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को पूरा करना है। अभियान के तहत आदिवासी परिवारों को पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों को होम स्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि दे रहे हैं। इसमें आदिवासी पर्यटक हैं जो वो अपने घरों को पर्यटन स्थल में होम स्टे के रूप में बदल रहे हैं, इसलिए तो 5 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है। अब है क्रूज भारत मिशन, वर्ष 2024 में शुरू हुई क्रूज भारत मिशन। तो ये केंद्रीय पत्तन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की क्रूज भारत मिशन। इसमें मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन के वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और देश को अग्रणीय वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2019 तक भारत के क्रूज पर्यटनों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि और 4 लाख रोजगार सृजित करना है। अगला है पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद। तो 2024 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद द्वारा एक प्रति इकाई वीजा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य पर्यटन के लिए पर्यटन सेवा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों के 2000 भारतीय युवाओं को पर्यटन से संबंधित कौशल प्रदान करना है। पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद यह पहल भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करेगी। तो समयावधि इसकी 3 वर्ष है पर्यटन आतिथ्य कौशल की। और यह कार्यक्रम घरेलू पर्यटन उद्योगों की आवश्यक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे टूर गाइड, ग्राहक सेवा, आधिकारिक और प्रकृतिवादी और पैराग्लाइडिंग या ड्रीम पर्यटन। अब है प्राकृतिक पर्यटन मिशन, वर्ष 2024 में शुरू हुआ प्राकृतिक पर्यटन मिशन। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है प्राकृतिक पर्यटन मिशन। इसमें रामसर स्थलों को मिशन के तहत शामिल करने की योजना है। इसका रामसर स्थलों पर भी यानी पर्यटन बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्र भूमि का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। फिर स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। स्थानीय समुदायों को आजीविका में भी वृद्धि होगी। फिर भारत रणभूमि दर्शन, वर्ष 2024 में शुरू हुआ। भारत रणभूमि दर्शन 2024 में शुरू हुआ। रक्षा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी एक ऐप है और आभासी पर्यटन
आभासी पर्यटन, ऐतिहासिक कथाएं और यात्रा सहायता प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के नागरिकों को सशक्त बलों के वीरतापूर्वक इतिहास से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटन केंद्रों में बदलना है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों का भी पर्यटन हो जाएगा और इतिहास के जो वीर सशस्त्र बल हैं उनकी जो वीरता के इतिहास है उनको भी दिखाया जाएगा इसमें। अब है अन्य सरकारी प्रयास। तो इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2014 में स्वदेशी दर्शन 1.0 और वर्ष 2023 में बोधगया नालंदा को वैश्विक रूप से लक्षित करते हुए धार्मिक आधार पर कुल 15 पर्यटन सर्किटों की योजना बनाई है। तो अन्य पर्यटक सरकारी प्रयास किए गए उन्हें पर्यटन के रूप में बदलने के लिए। वर्ष 2015 में प्रसाद योजना के माध्यम से धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ते हुए आधारभूत संरचना के विकास की योजना बनाई है। धार्मिक पर्यटन को विकास को बढ़ावा दिया। अब है होम स्टे पर्यटन। तो नीति आयोग द्वारा भारत में होम स्टे पर्यटन के संबंध में एक नीतिगत रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट का औपचारिक नाम होम स्टे पर पुनर्विचार और नीतिगत रास्ते तलाशना है। अंतिम अवसर पर्यटन। तो पर्यटन क्षेत्र में क्या है? हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति उभरी है कि जिसे पर्यटन ऐसे गंतव्यों को चुनते हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संरक्षण में खतरे में है। जो जलवायु परिवर्तन के खतरे में ऐसे पर्यटन को चुनते हैं। मतलब ज़्यादातर पर्यटक है जो नए वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो पर्यटन स्थल खत्म होने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण। तो विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 8 से 11% केवल पर्यटन से होता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 8 से 11% तो पर्यटन से और हो रहा है। इसके साथ ही आवास विखंडन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या और मृदा क्षरण, आक्रामक प्रजातियों का आगमन जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। समाधान के लिए क्या है? समाधान के लिए सतत पर्यटन रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है, जिसमें संवेदनशील स्थलों पर पर्यटकों की संख्या सीमित करना, पर्यावरणीय कानूनों का पालन और पारिस्थितिकी और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहन तथा सतत बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। साथ ही डिजिटल प्रमोशन सुरक्षा उपायों को मजबूत करें। डिजिटल प्रमोशन किया जाए, सुरक्षा के उपाय अपनाए जाएं और ग्रामीण फिल्म, क्रूज और वेलनेस पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाए। यानी फिल्म बनाने वाले लोगों को भी वहाँ प्रसारित किया जाए ताकि पर्यटन बढ़े। स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यानी स्थानीय लोग भी पर्यटन में मदद करें और स्थल को उसके अनुकूल रखें तो स्थानीय लोगों को लाभ होगा इससे। तो सेवा क्षेत्र